वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग टेलर थ्योरम से। ठीक है, टेलर्स थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक हमारी रन हो रही है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और अभी फ़िलहाल जो हमें आज की क्लास में सीखना है वो है टेलर्स थ्योरम। आप जानते हैं टेलर थ्योरम आप किसी भी फंक्शन को सीरीज़ में कन्वर्ट करने का एक अद्भुत अपने आप में टूल है। साइन एक्स की जो सीरीज़ आपने सीखी एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस एंड सो ऑन, ये जो भी सीरीज़ अपने पास चल रही है आप जानते हैं ये किससे प्रूव होती है? विद द हेल्प ऑफ द टेलर। ठीक है, यहाँ पर जो हमें टेलर डिस्कस करना है वो किसके रिगार्डिंग डिस्कस करना है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। किसके रिगार्डिंग? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग टेलर का इस्तेमाल करने वाले हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। थ्योरम अभी आपको देखने को मिल रही होगी, पेज नंबर मेरी बुक से है 139। इफ अ फंक्शन fz is analytic within a circle C with its center z is equal to a and radius r, then at every point z inside C, और फिर वो आपको कुछ प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, जो प्रूफ करवा रहा है उस प्रूवमेंट में fz इक्वल्स टू समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a n z माइनस a टू दी होल पावर n। देखा, ये जो a n चल रहा है वहां पर a n की वैल्यू कुछ ये रहेगी, वेयर a n इक्वल्स टू एफ एन ए अपॉन n फैक्टोरियल। कोई समस्या? अब ये जो एफ एन ए है इसको बोलो, इसको हम क्या जानते हैं? ये क्या चीज़ है? ऑल्सो ये वाला एक्सप्रेशन बोलो। हाँ, कोई नहीं, हायर ऑर्डर बिल्कुल सही जवाब है। काउची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या जनरेट होता है? 1/2 पाई आई एन फैक्टोरियल फॉर क्लोज कंट्रोल सी, देन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी होल पावर n प्लस 1 टी जेड। नहीं याद आया? याद आ गया? एक एक्सप्रेशन जो बुक में और दिख रहा होगा उसको नहीं याद रखोगे, एक्सप्रेशन ये वाला याद रखना है, समेशन ऑफ ए एन जेड माइनस ए टू दी होल पावर n। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। एक सर्किल आपको मेंटेन करना होगा, इसका प्रूफ की तरफ, इसके प्रूफ की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और याद रखना कि यहाँ पर एफ जेड जो है वो कैसा है? एनालिटिक है। क्वेश्चन में वो थ्योरम में साफ साफ लिखा गया कि एफ जेड एनालिटिक है। अगर एफ जेड एनालिटिक होगा तो इसका मतलब क्या है? बाउंडेड होगा, सिंगल वैल्यूड होगा और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा। तीन चीज़ें। तो इसका मतलब एक हमने सर्किल ये डिस्कस किया, इस सर्किल का सेंटर जो है वो हमने ए मान रखा है और इसका एक पॉइंट हमने यहाँ पर टी मान रखा है। यहाँ पर इसी सर्किल के अंदर कोई एक हमने पॉइंट z ले लिया है। क्या ले लिया है? z। और ये भी एक क्या क्रिएट कर रहा है? सर्किल क्रिएट कर रहा है। कोई समस्या? ये जो बड़ा वाला है इसका रेडियस हमने r ले रखा है और ये जो छोटा वाला है इसका रेडियस हमने स्मॉल r ले रखा है। कोई दिक्कत? तो यानी यहाँ से अगर हम इस सर्किल को ध्यान से देखें तो हमें लगता है इक्वेशन ऑफ सर्किल फॉर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अखंड। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल का इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? अच्छा, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू r हमने लिखा, ये सर्किल है या नहीं है? सेंटर कहाँ पर होगा? ऑरिजिन पर होगा। अब हम चाहते हैं सेंटर a पर हो, क्या करेंगे इसमें? बिल्कुल सही जवाब है, बढ़िया। तो यहाँ से दो आउटपुट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो पता चल रहा है z माइनस ए इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। z ये है, a ये है स्मॉल आर। और फिर दूसरा जब हम बात करते हैं तो t माइनस ए किसके इक्वल होगा? कैपिटल आर के इक्वल होगा। दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही हैं। कोई दिक्कत? जो प्रूफ करके लाना है उस प्रूवमेंट में ध्यान से देखो तो ये एफ ए जनरेट हो रहा है। बोलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हम क्या करने जा रहे हैं, जरा ध्यान देना। वी नो, हम जानते हैं एफ ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। बोलो ये जानते हैं या नहीं जानते हैं? यहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट दे रहे हैं।
हाँ, किसको किससे रिप्लेस करा दिया जाए, ए का रिप्लेसमेंट टी से करा दिया जाए और जेड का रिप्लेसमेंट ए से करा दिया जाए। नहीं मेरी बात समझे, ए का जेड का रिप्लेसमेंट टी से कराओ, जेड का रिप्लेसमेंट टी से करा दो और ए का रिप्लेसमेंट जेड से करा दो, ए का रिप्लेसमेंट जेड से। कोई समस्या? तो जेड की जगह पर क्या देखने को मिलेगा, टी देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है एफ टी, यहाँ पर जेड की जगह पर क्या मिल जाता है, डी टी, जेड की जगह पर क्या आ जाता है, टी। अब ए की जगह पर क्या मिल जाता है, जेड, तो फिर यहाँ पर भी ए की जगह पर क्या मिल जाता है, जेड। कोई समस्या? ये जो फॉर्मूला मेंटेन किया, ये फॉर्मूला इस रिजल्ट के लिए मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। जरा ध्यान देंगे, टी माइनस जेड है, जेड कोई एक आर्बिट्री पॉइंट है जो विद इन दिस सर्किल लाई कर रहा है। हमने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की। बोलो भाई अनूप, क्या बनता है, एफ जेड इक्वल्स टू क्लोज कंटोर सी आफ्टर देन एफ टी अपॉन टी माइनस ए माइनस जेड प्लस ए। बनेगा या नहीं बनेगा? मतलब मैंने क्या कर दिया है, मैंने टी को ऐड कर दिया है, ए को ऐड किया और ए को सब्ट्रैक्ट किया। अभी भी क्वेश्चन बैलेंस है। इन दो रिजल्ट्स को सेम रखेंगे, एफ टी अपॉन टी माइनस ए, माइनस साइन कॉमन किया, जेड माइनस ए और साथ में डी टी। क्लोज कंटोर सी के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो यहाँ पर क्लोज कंटोर है वो एक्चुअली एक सर्किल में तब्दील हो गया है। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन करेंगे, टी माइनस ए कॉमन करेंगे, तो हमको देखने को मिलता है जेड माइनस ए और टी माइनस ए साथ में डी टी। मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार जेड माइनस ए क्यों नहीं कॉमन कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब भी जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या कॉमन करना है, टी माइनस ए। ये नोट पॉइंट होगा आपका, लिखना सभी लोग बंद कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। सभी लोग तत्काल अपने पेन को विराम दें। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। इस एक्सप्रेशन को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, क्लोज कंटोर सी एफ टी अपॉन टी माइनस ए, 1 माइनस जेड माइनस ए टी माइनस ए माइनस 1। गिर गए क्या? फिर यहाँ से डी टी, क्लियर। अच्छा, एक छोटी सी बात मुझे बताओ, हालांकि ये सीरीज ढेरों बार तुम लोगों को याद करवाया है, मुझे लगता है आसानी से बता दोगे। 1 अपॉन 1 माइनस बी को, बी की जगह पर हम डी लेना पसंद करेंगे तो तुमको अच्छे से याद आ जाएगा। हाँ, ये वाला रिजल्ट क्या होता था, 1 प्लस डी स्क्वायर से ले करके ये एंड सो ऑन, माने अप टू इन्फिनिटी तक जाता था। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी तक नहीं लेकर के जाएंगे, इसको कहीं पर बीच में ही हम रोकेंगे, ठीक है। सवाल है कि क्यों रोकेंगे, अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो क्यों नहीं लेकर के जाएंगे। तो भैया जवाब ये है कि टेलर सीरीज जब बीएससी पार्ट 1 में पढ़ते हो तो वहाँ पर टेलर का एक्सपेंशन इन्फिनिटी के लिए पढ़ते हो। असल में इन्फिनिटी तक हम जा नहीं सकते हैं। इन्फिनिटी को जब भी हमें अचीव करना होता है तो फिर हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, लिमिट्स का, ठीक है। हम ये मान करके चलेंगे कि इसके पास कुछ रिमाइंडर बच रहा है और फिर हम लिमिट्स को अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी के लिए। अगर ये सच में इन्फिनिटी पर जा रहा होगा तो वो जो रिमाइंडर वाला पोर्शन है वो किस में तब्दील हो जाएगा, 0 में तब्दील होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर, ठीक है। अभी जब रियल एनालिसिस में भी टेलर पढ़ोगे तो जो टेलर वहाँ पर सीखा था बीएससी पार्ट 1 में, पूरा सिंप्लीफिकेशन वही रहेगा, बस यहाँ पर इस बार एक रिमाइंडर सीखने लगोगे, RM। हम ये मान करके चलेंगे कि जब टेलर को एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसमें एक रिमाइंडर टर्म, मतलब कुछ रिमाइंडर टर्म्स भी बच रहे हैं। फिर उसका इम्पैक्ट देखेंगे सीरीज पर, क्या पता कितना सीरीज को अफेक्टेड करते हैं नहीं करते हैं, क्या है क्या नहीं है। आगे बढ़ा जाएं, ठीक है। इसको हम इन्फिनिटी तक नहीं ले जाएंगे, इसको इस बार हम बीच में कहीं रोकना चाहते हैं। अब कहाँ पर रोकना चाहते हैं और किस तरह से रोकना चाहते हैं, इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। हम कुछ समय के लिए नेगलेक्ट कर दें इस हिस्से को और केवल कंसीडर करें इस बार, और बिल्कुल रूट लेवल पर जाकर के सोचें तो शायद मुझे याद आता है कि मैडम जी ने सिखाया था कि 1 माइनस टी से 1 को डिवाइड करा दूं। कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में चला जाएगा। जब 1 टाइम्स में गया तो मुझे लगता है शायद 1 माइनस टी माइनस प्लस, मुझे लगता है कि ये कहे नहीं सिखाई थी मैडम, 1 नहीं डिवाइड तो बताया होगा ना। अब डिवाइड में कुछ भी ऐसे नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 माइनस टी भी हो सकता है। आगे बढ़ा जाएं,
ये देखो यहाँ पर डी आया, मेंटेनेंस के लिए हमको क्या करना होगा, डी से मल्टीप्लाई। अब डी से जैसे ही 1 में मल्टीप्लाई कराया डी आ गया, फिर माइनस डी स्क्वायर आ गया। बोलो आया नहीं आया? तो यहाँ से ये प्लस ये माइनस को कैंसिल हो गया, क्या बचता है, डी स्क्वायर। मान लेते हैं कि हम इसी जगह से इसको रोकना चाहें, कहाँ से, इस जगह पर। तो तुम लोगों ने सीखा होगा, क्या सीखा, कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर तो वही है जो ये चल रहा है, और ये कोएफिशिएंट जरा इस पर ध्यान देना, डी स्क्वायर पर, ठीक है। मान लेते हैं कि दिल नहीं भरा, तो बताइए मानसी क्या करेंगे? बिल्कुल सही जवाब है, एक बार और। तो हमने डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव माने डी क्यूब। अब बोलो, अगर भैया प्रभात इसको अगर हम इसके हिसाब से अभी जहां तक पहुंचे उसके हिसाब से अगर इसको स्टॉप करना चाहें तो क्या प्रोसेस होगा, प्लस डी क्यूब अपॉन, नहीं समझे, समझ गए, हाँ, 1/2 चलता रहेगा, 1/2 ये फॉर्मूले में ही मैंने गड़बड़ कर दिया है। बिल्कुल सही जवाब है, 1/2 चलता रहेगा, 1/2 चलता रहेगा। यार हमारे यहाँ समस्या बहुत रहती है। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं बता रहा था कि मैंने इस जगह पर एरर कर रखा था। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही जवाब है, 2πi होगा। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था, टाइपोग्राफिकल एरर था। लास्ट क्लास में शायद इसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, मगर थैंक्स टू अखंड एंड प्रशांत जिन्होंने इस बात को याद दिलाया, वरना अभी सब लोग हल्ला मचाते कि आंसर नहीं आ रहा है। 2πi, बढ़िया, 2πi। हाँ, यहाँ तक पहुँच गए थे। एक कॉमन सी बात देखो, जब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो पावर भी कितनी है, 3। जब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं तो पावर भी 2। तो एक चीज़ क्लियर होगी कि हम जिस टर्म पर रोकेंगे उससे एक ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि ये 2 है तो ये 3 पर आकर के स्टॉप हुआ, ये 1 है तो ये 2 पर आकर के स्टॉप हुआ। बोलो हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसको एक्सपेंड करें 1/2πi, यहाँ से बनता है ft/t-a, तो ये एक्सप्रेशन जाएगा 1 + z-a/t-a, z-a/t-a का होल स्क्वायर से लेकर के इसका जो लास्ट टर्म हमने लिखा वो मेंटेन किया, z-a/t-a टू दी होल पावर n। तो बोलो अनूप, नेक्स्ट टर्म क्या होगा अब इसका, n-1 होगा, z-a/t-a टू दी होल पावर n+1, और फिर अपॉन में जनरेट हो जाता है 1 - z-a/t-a। कोई समस्या इस पॉइंट तक? ये स्टेप क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। एन पर क्यों रोका है, समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा है? आखिरकार इसको इसी जगह पर क्यों मेंटेन किया हुआ है, समझ आ रहा है? हम जानना चाहते हैं कि जब इन्फिनिटी की ओर हम रुक करेंगे तो असल में इसका एक्चुअल ये जो बन रहा है रिमाइंडर पोर्शन, इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर साथ में चल रहा था dt। अब मुझे बताओ ये जो पूरा इंटीग्रेशन है किसके लिए वैलिड है, t के लिए वैलिड है। तो अंदर कौन से टर्म्स रुकेंगे, वही टर्म्स रुकेंगे जिनके पास t इन्वॉल्व होगा। समझने का प्रयास करते रहेंगे। 2πi मैं सोचता हूँ बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इन्होंने कितनी बढ़िया बात कह दी है। इन्होंने कहा है कि सर आप इंटीग्रल साइन को सबसे सेपरेट करा दीजिए। जब इसका इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये बना देता है ft/t-a dt। फिर देखो z-a, ये वाला टर्म तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन भैया इसका ये अपनी जगह पर रहेगा, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये बना देगा t-a टू दी होल पावर 2 dt। फिर प्लस, अब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये वाला जब टर्म आएगा तो ये बना देता है z-a टू दी होल पावर n। फिर इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन फिर एफ टी अपॉन, देखो जेड टी माइनस ए टू दी होल पावर एन जनरेट होगा, एक इस टी माइनस ए का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, टी माइनस ए टू दी होल पावर एन प्लस वन साथ में डी टी। और ये वाला जो टर्म चल रहा है इसको जरा समझना होगा, ये हाँ ये वाला जो टर्म चल रहा है इसको हम क्या मेंटेन कर सकते हैं कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ एक एक टर्म कॉमन कर रहे हैं, मतलब सेपरेट कर रहे हैं इंटीग्रल के साथ में। z माइनस ए का होल स्क्वायर, देखो एक्चुअली क्या है समझने का प्रयास करेंगे, ये इसका इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये टर्म बन गया, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये वाला बन गया, अब फिर एंड सो ऑन इसी तरीके से चल रहा है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करा दिया है तो ये बन गया है, इसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो z माइनस ए टू दी होल पावर n प्लस वन और देखो ये वाला t माइनस ए जब अंदर आएगा तो ये एलसीएम ले लेंगे, ये t माइनस ए इस t माइनस ए को कैंसिल कर देगा, तो जो एक्सप्रेशन बचेगा वो मुझे लगता है कि एफ टी अपॉन शायद t माइनस ए माइनस जेड माइनस ए डी टी। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, एक टर्म और बचेगा, बिल्कुल सही बात है, एक टर्म और बचेगा, एक टर्म और बचेगा और इसको मेंटेन करते हैं इससे t माइनस ए टू दी होल पावर n प्लस वन, यहाँ से 1 अपॉन जेड माइनस ए टू दी होल पावर, गलत बात है, हाँ न्यूमरेटर पर ही रहेगा z माइनस ए टू दी होल पावर n प्लस वन। नहीं मेरी बात समझ गए। चलिए ये तो को अच्छा हुआ कि शीतल ने क्या दिया था कि सर रिकॉर्ड कर लीजिएगा, हाँ वरना ये समझ नहीं आता। आगे बढ़ा जाएं, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये एक्सप्रेशन मुझे लगता है शायद इक्वेशन 1 से टैली हो रहा है, देखो हो रहा है टैली, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट वाला टर्म होगा वो हायर ऑर्डर पर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पर चला जाएगा, सेकेंड वाला सेकेंड ऑर्डर पर चला जाएगा, तो जो ये वाला होगा ये किस पर चला जाएगा, nth ऑर्डर पर चला जाएगा। समझने का प्रयास करेंगे, यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या रहेगा। मुझे लगता है इतने में आ नहीं पाएगा, संदीप तुम्हें क्या लगता है, 1/2πi, ठीक है। ध्यान देना जरा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें वैल्यू केवल इतने की चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2πi को इधर ट्रांसफर नहीं कर देंगे, अब बल्कि इसको तुम इससे समझ सकते हो, बल्कि t माइनस ए चल रहा है, मेरी बात समझ रहे हो ना, ये 2πi का जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2πi fa बन जाएगा, मगर याद रखना कि z माइनस ए के लिए नहीं है, हम लोग किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, t के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास t चलता रहेगा ना, ये एफ टी के लिए चलेगा। मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, अच्छा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर यहां पर हम वेरिएबल, अगर इस जगह पर हम वेरिएबल z की जगह पर t कर दें तो क्या ये एक्सप्रेशन हमारे पास तैयार होगा, एफ टी अपॉन टी माइनस ए डी टी। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो एफ ए इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल एफ टी अपॉन टी माइनस ए डी टी, बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं मेरी बात समझे। तो इस इतने की वैल्यू हमको पता चल गई है 2πi fa, क्या पता चली 2πi fa, 2πi fa प्लस फिर मुझे लगता है 2πi f डैश a, इसके लिए बनेगा, और एक अपने पास साथ में चल रहा होगा क्या z माइनस ए। अब ये प्रक्रिया इसी तरीके से चालू रहेगी तो जो नेक्स्ट वाला टर्म होगा वो क्या बनेगा 2πi f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल z माइनस ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब है, यही मैं करना चाह रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है। आगे बढ़ा जाए, इस टर्म के लिए बोलो क्या बनेगा, इस टर्म के लिए बिल्कुल सही जवाब है 2πi
nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट a z माइनस a टू दी होल पावर n, एक अपॉन में n फैक्टोरियल भी जनरेट होगा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां से प्लस बस, और ये वाला जो एक्सप्रेशन देख रहे हो, इस एक्सप्रेशन को हम एक नया नाम दे रहे हैं un+1। क्या नाम दे रहे हैं? un+1। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए? बोलो कहां पर समस्या है? पूरे एक्सप्रेशन से 2πi कॉमन हो जाएगा, पूरे एक्सप्रेशन से, बल्कि इसको क्या करो, इस एक्सप्रेशन को इससे बाहर ही ले लो, ठीक है? पूरे से 2πi कॉमन हो जाएगा, पूरे एक्सप्रेशन से 2πi कॉमन हो जाएगा। इसको अभी un नहीं मानेंगे, इस 2πi को अंदर भेजो इसी के पास, तो ये तुमको देखने को मिलेगा प्लस, ध्यान देना जरा, ग्रीन से लिख रहे हैं, प्लस का ये अंदर जाएगा तो ये बना देगा z माइनस a टू दी होल पावर n+1 अपॉन 2πi, और क्या बनाएगा? इंटीग्रेशन, फिर बना देता है ft अपॉन t माइनस a टू दी पावर n+1, आफ्टर देन t माइनस a माइनस z माइनस a। बोलो बनाएगा या नहीं बनाएगा? साथ में dt बनाएगा। क्लियर? बढ़ा जाए आगे? ठीक है, समझते रहेंगे। कहां पर? यहां पर ये तो ft जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, ये इसमें कुछ नहीं किए हैं, इस टर्म को कुछ छेड़े ही नहीं है, केवल 2πi से मल्टीप्लाई करा दिए हैं। 2πi जितना ये बिग ब्रैकेट में है जो रेड से लिखा हुआ, उसमें देखो 2πi कॉमन हो रहा है। जैसे ही कॉमन किया, मुझे लगता है ये बना देता है fa f डैश a z माइनस a f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल z माइनस a का होल स्क्वायर, चलता रहेगा। मुझे लगता है यहां से शायद बना देता है प्लस का nth डेरिवेटिव एट अ पॉइंट a z माइनस a टू दी होल पावर n। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? और प्लस ये वाला जो टर्म बच रहा है, इसको हमने ले लिया un+1। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए? ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक? अगर इसको हम समेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कन्वर्ट हो सकता है? समेशन ऑफ, मुझे लगता है fna z माइनस a टू दी होल पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और n वेरिंग फ्रॉम 0 टू n। जैसे ही 0 रखा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। यहां पर 0 रखेंगे, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है। यहां पर 0 रखते हैं तो ये बताता है कि फंक्शन को 0 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, और 0 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया मतलब क्या है? डिफरेंशिएट ही नहीं किया गया है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? प्लस यहां से क्या बचता है? un+1। अब जो पूरी मशक्कत करने के लिए बची है वो किस पर? un+1 पर। नहीं समझे? इसको हमने कहां पर रोका था? n+1th टर्म पर, माने n+2th टर्म पर। अब हम जानना चाहते हैं कि अगर इसको इन्फिनिटी पर लेकर के जाते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ये 0 हो जाता है n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि अब आगे के जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे के सारे नेग्लिजिबल हो जाएंगे। और अगर ये कुछ आउटपुट देता है तो इसका मतलब ये होगा कि सीरीज को फिर हम और भी आगे एक्सटेंड कराएंगे। नहीं मेरी बात समझे? समझे या नहीं समझे? इसमें कुछ पूछना है? इसमें कुछ पूछना है? बताइए भाई कीर्ति। अरे हाँ अनूप, हाँ क्या बोलते हैं संदीप? कुछ नहीं? ठीक है, फटाफट जल्दी से हाथ चलाएंगे और फिर कुछ हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे तो शीतल समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, इस जगह के आगे थोड़ा सा प्रभात ने कोऑपरेट नहीं किया, और जिस वजह से संदीप के कोऑपरेशन के बगैर ये सब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। वो इक्वेशन 1 इसको मान लिया है, इसको इक्वेशन 1 माना, और इसको इक्वेशन 1 मानने के बाद हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया, लिखा लेट अस डिस्कस, विचार करेंगे। किस पर विचार करेंगे? अब हंसने से क्या ही फायदा भैया बर्बाद। अब हाँ, un+1 पर हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिस्कस करने जा रहे हैं तो un+1, ये देखो
ये हमारे पास पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन रहा। हम इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, मॉडुलस बोथ साइड रन करा रहे हैं, तो बोथ साइड रन करा दिया था। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पूरी होल बॉडी पर मॉडुलस को रन करा रहे थे, ठीक है। तो जब पूरी होल बॉडी पर मॉडुलस को रन कराते हैं तो फिर यहाँ पर भी क्या जनरेट हो जाता है, मॉडुलस जनरेट हो जाता है। बोलो होता है या नहीं होता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। एक मॉडुलस मुझे लगता है शायद इस एक्सप्रेशन पर भी आ जाता है। आगे बढ़ा जाए, यहां पर जब मॉडुलस को रन कराते हैं तो ये मॉडुलस अंदर रन कर जाएगा। अंदर रन करते ही ये एक्सप्रेशन मुझे लगता है कुछ इस पार्ट में बदल जाएगा। बोलो बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्या ये बदलेगा या नहीं बदलेगा, ठीक है। एफ टी एक अपर बाउंड थ्योरम, एक अपर बाउंड थ्योरम पढ़ाया हुआ था, याद आया, जिसमें इंटीग्रेशन जो था, मतलब जो फंक्शन की जो इंटीग्रल की ये जो एफ टी जो फंक्शन है हमारे पास, वो अपर बाउंड एम से बाउंड होता था, ठीक है। वैसे भी बता चुके हैं कि जब फंक्शन एनालिटिक होता है तो एनालिटिक के पास कितनी कंडीशंस जाती हैं, 3 कंडीशंस जाती हैं। कौन कौन सी, हाँ बाउंडेड, फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर एफ टी की ये जो वैल्यू हम रख रहे हैं, ये क्या रख रहे हैं, एम रख रहे हैं। हम ये बता करके आ रहे हैं कि जो एफ टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ टी, वो क्या चली जाएगी, एम चली जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन की जगह पर हमने क्या रख दिया, एम रख दिया। इस एक्सप्रेशन की जगह पर क्या रखा, एम रखा। बोलो कोई समस्या यहाँ तक कोई समस्या। ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी इस जगह से, इनइक्वालिटी अब इसकी आ जाएगी। कोई समस्या, बढ़ा जाए आगे, नहीं मेरी बात समझे, बोलो कहाँ से नहीं समझे, आ गया, हाँ नो क्लियर। जो डायग्राम मैंने रफ कर दिया है, हाँ वीडियो को जब देखना थोड़ा सा पीछे करके तो एक तुमको डायग्राम देखने को मिलेगा। उस डायग्राम के से 2 आउटपुट मैंने आपको दिए थे। एक आउटपुट दिया था t माइनस ए, एक आउटपुट दिया था z t माइनस z, एक t माइनस ए एक z माइनस ए, एक t माइनस ए एक z माइनस ए, 2 आउटपुट दिए, t माइनस ए और z माइनस ए। t माइनस ए की जो वैल्यू थी वो शायद कैपिटल आर के इक्वल जा रही थी, t माइनस ए कैपिटल आर, और z माइनस ए स्मॉल आर था, ठीक है। सभी लोग अभी तत्काल वीडियो पीछे करके देख लेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, हाँ मतलब ये आगे के लिए जब देख रहे होगे तब फिर यहाँ पे देखते हैं। z माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या जनरेट हो जाती है, स्मॉल r टू दी पावर n प्लस 1 2 पाई, हाँ क्या बोलते हैं प्रशांत, मॉड ऑफ i की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। याद हो गया, लास्ट क्लास में बहुत दिक्कत थी आपको इससे, अच्छा ठीक है। अच्छा t माइनस ए की वैल्यू क्या जनरेट होगी, कैपिटल R टू दी पावर n प्लस 1। t माइनस ए की जगह पर क्या जनरेट हो जाता है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और यहां से मॉड ऑफ dt। ये शायद मैंने तुम लोगों को, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है लास्ट क्लास में शायद मैंने ये बताया था, मॉड ऑफ डी थीटा, ये मॉड ऑफ डी जेड, ये किसके इक्वल हो जाता है, ये 2 पाई और फिर r रेडियस ऑफ सर्किल, माने कुल मिला के सरकमफ्रेंस जनरेट करके देता है। ये बताया था या नहीं बताया था, ये वाला पॉइंट क्लियर किया था या नहीं किया था, नहीं किया था। अगर यहाँ पर मॉड ऑफ dz लिखते हैं तो ये 0 से 2 पाई पर रन होगा। dz z इक्वल्स टू आर ई टू दी पावर आई थीटा में तब्दील होता था, वैल्यूज को पुट करते थे तो आर आई ई टू दी पावर आई थीटा बना देता था। मॉडल्स लगते थे तो मॉडल्स पर आते ही ये आर ई टू दी पावर आई थीटा ये सब 1 में तब्दील हो जाता था। ये कुल मिलाकर के आर डी थीटा बन जाता था, मॉडल्स बन जाता था। अब लिमिट्स क्या चलती थी, 0 to 2 पाई चलती थी, और जब 0 to 2 पाई चलेगी तो लिमिट पर 2 पाई ही तो मिलेगा, और फिर एक ये आर बच रहा है, तो ओवरऑल हमको मिलता है क्या है, 2 पाई आर। ये वाला पॉइंट नहीं बताया था, चलो अच्छा ठीक है। तो याद रखना कि कभी भी अगर एक्सप्रेशन तुम्हारे पास सीधे ये रहेगा, ये तो ये हमेशा सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल, जो भी लिया जा रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, नहीं क्लियर हुआ। अब देखो जब तुम अपनी बुक में देख रहे होगे तो ये वाला पॉइंट पता नहीं सीधे रखा गया है नहीं रखा गया है, सही है रखा गया है, बिल्कुल सही जवाब है, इसका सीधे इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ें, ठीक है। ये वाला जो आउटपुट चल रहा है, थोड़ा सा चीजों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। ये सब कुछ तो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 2 पाई आर के। तो यहां से हमको देखने को मिलता है r टू दी पावर n प्लस 1। ये बेकार की बात है, ये कैसी बात है अनूप, बेकार की बात है। बढ़िया श्वेता, ये एक काम करो, इसको इसके साथ लेकर के आओ, इसको इसके साथ लेकर के आओ।
तो ये तुमको बना करके देगा 2πr/r⁴n+1 और फिर यहां से एक m जनरेट होगा, r-r जनरेट होगा। ये मुझे लगता है कि शायद इतना ही आउटपुट मिलता है। बोलो मिलता है या नहीं मिलता है? अगर इस जगह पर कृतिका सुन रही हो, सुन तो नहीं रही हो, ये इतना आउटपुट देखो, तो ये मुझे लगता है इसकी जगह पर आ जाएगा। मुझे फिर से कुछ रफ करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया, सभी का कोऑपरेशन मिल रहा है, तो इसको रफ करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। सब लोग यहीं पर कंसंट्रेट करके सुनेंगे। हाँ देखते हैं, लेस और इक्वल्स टू, यहां से बनता है 1/2π, ये बन जाता है r/r, ये बन जाता है n+1, ये बन जाता है m/r-r, और ये बन जाता है 2πR, क्योंकि जो पॉइंट T था वो एक्चुअली सर्कमफ्रेंस पर था, इसलिए स्मॉल r यहाँ पर पिक नहीं किया जाएगा। क्या मेरी बातों को समझ पाए? क्या मेरी बातों को बेहतर तरह से समझ पाए? चलिए, यहां से हमने देखा, क्या देखा, 2π से 2π कैंसिल हो रहा है। भैया अनूप समझते रही ना, 2π से 2π कैंसिल हो गया। अब यहां से जो बच रहा है इसको हमें समझना होगा, इसी को हमें समझना होगा, r/r⁴n+1। यहां से m अपनी पोजीशन पर रहेगा, ये कैपिटल R रहा, और मुझे लगता है कि यहां से अगर कैपिटल R कॉमन कर लें तो शायद ये बन जाता है। एक सवाल फिर से मन में उठ रहा है कि आखिरकार कैपिटल R को ही क्यों कॉमन किया गया? सवाल ये नहीं है, नहीं, ऊपर से कैंसिल करने का कोई लॉजिक नहीं है। वहां पर हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करना था, हालांकि डिवाइड भी करा सकते थे, मगर एक्चुअल में जो उसका मेन कंसेप्ट था वो यहां से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर वहां से हम कॉमन करते तो शायद इस जगह पर थोड़ी सी दर्द भरी बात हो जाती। अब देखते हैं, m 1/1 -r/r, ठीक है, कैपिटल R बड़ा रेडियस है, स्मॉल r छोटा रेडियस है। अब इसका मतलब ये होगा, इस सवाल का जवाब केवल संदीप ही दे सकते हैं, r/r, ये कैसी क्वांटिटी है? स्मॉल क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? बिग क्वांटिटी है। जब स्मॉल अपॉन बिग करते हैं, छोटी संख्या न्यूमरेटर पर, बड़ी संख्या डिनोमिनेटर पर, तो आउटपुट जो मिलता है बहुत छोटा मिलता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्वेता भी जवाब दे सकती है। हाँ, श्वेता ने कितना बढ़िया जवाब दिया है कि ये जो आउटपुट होगा ये बहुत छोटा होगा। अब ये बात डिपेंड करती है कि ये जो डिनोमिनेटर ये कितना बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत छोटा होगा। नहीं समझे? माने कि अगर हम इसको कर दें इंफिनिटी तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? अब अगर स्टार्टिंग में वहां से जो कॉमन कर रहे थे, अगर उस कॉमन को समझ रहे हो ना, अगर हम ये वाला पोर्शन दूसरा वाला कॉमन करते हैं तो ये जस्ट रिवर्स बनाता, तो फिर ये हमको लेकर के जाता कहां पर? इन्फिनिटी पर। क्योंकि पहले बता करके आए कि हमको रन क्या कराना है, हमको रन कराना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझते रही ना इसी जगह से? देखो ये पोर्शन हमारे पास जनरेट हुआ है। हम इसके आगे क्या करना चाहते हैं? हम इसके आगे क्या करना चाहते हैं? ये वाला पोर्शन रफ कर देंगे, ठीक है, ये सीधे याद रखना, और ये बुक में सब जगह सीधे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसको भी रफ कर दें। चलिए, बहुत स्लो मोशन में आज पढ़ाया है, बहुत ही स्लो मोशन में, समझे कि नहीं समझे? अब 2x की स्पीड से तुम लोगों को देखना पड़ेगा। देखते हैं भाई, ये जो एक्सप्रेशन चल रहा है, ग्रीन से ही लिखते हैं, यहां पर लिख रहे हैं मेकिंग मेकिंग मेकिंग, एन गायब हो गया, मेकिंग n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां से हमको देखने को मिलता है लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी un+1 इज लेस और इक्वल्स टू, जैसे ही आपने यहां पर रखा लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी और इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में तब्दील हो जाएगा? जीरो में तब्दील हो जाएगा। नहीं मेरी बात समझे? हाँ बोलो, कहां से नहीं समझे? अभी ये बता रहे थे स्मॉल r अपॉन कैपिटल R जीरो में बदलेगा,
तो ये जीरो, फिर तुम जानते हो जीरो से जो टकराएगा वो जीरो में बदल जाएगा। हालांकि ये वाला जो आउटपुट है ये 1 देगा, लेकिन ये ओवरऑल जो रिजल्ट है ये किसमें तब्दील हो जाएगा, जीरो में। बचपन में मैडम जी ने एक बात चिल्ला चिल्ला कर बताई, क्या बताया कि मॉडुलस की लिस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। क्या मॉडुलस कभी नेगेटिव आंसर देता है, कभी नहीं देता है। इसका मतलब कि ये बोल रहा है कि या तो जीरो या जीरो से छोटा, तो क्या मॉडुलस जीरो से छोटा जा सकता है, तो फिर कौन सा अडॉप्टेबल है, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी यू एन प्लस 1 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। नहीं मेरी बात समझे। अब ये वाला भैया जो रिजल्ट अपने पास आया है, इस रिजल्ट को उठाओगे और उठा करके कहाँ रख दोगे, जो हमारे पास इक्वेशन चल रही है, इक्वेशन ये वाली चल रही है, ये किसके इक्वल चल रहा था, एफजेड के इक्वल चल रहा था। ये किसके इक्वल चल रहा था, एफजेड इक्वल चल रहा था। मेरी बात समझे या नहीं समझे। रिजल्ट किसका आया है, लिमिट्स n टेंस टू इन्फिनिटी का आया है। तो हमें क्या करना होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पूरे एक्सप्रेशन पे रन कराना होगा। जो पूरा एक्सप्रेशन है इस पर हम रन कराएंगे, ठीक है। और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो इस रिजल्ट को हम क्या मान लें, इसको स्टार पॉइंट पर ले लेते हैं, इसको स्टार पर ले लिया, ठीक है। यूजिंग 1, ये जो 1 ले रहे हैं, ये 1 हमारे पास आ रहा है एफ जेड इक्वल्स टू समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एफ एन ए एन फैक्टोरियल आफ्टर देन z माइनस ए टू दी पावर n और फिर u n प्लस 1। क्या लिख दिया जाए यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, मेकिंग n टेंस टू इंफिनिटी। जैसे ही n टेंस टू इंफिनिटी की तरफ हम ले करके जाते हैं, ये एरो है भैया, ये आपको देखने को मिलता है लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी एफ जेड। इस पे तो कहीं लिमिट है ही नहीं, मीन्स n है नहीं, तो क्या यहाँ पर लिमिट चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। लेकिन इधर कुछ चमत्कार हो जाएगा, लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी n वेरिंग फ्रॉम 0 टू n nth डेरिवेटिव एट अ पॉइंट a z माइनस ए टू दी होल पावर n लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी u n प्लस 1। बताओ भाई कीर्ति, सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ कृतिका, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बिल्कुल सही जवाब है। कितना बढ़िया, देखिए प्रभात ने जवाब दिया है, प्रभात ने कहा है कि ये जीरो हो जाएगा। कौन सा जीरो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो किधर अब बताएं, ये रफ कर दें, रफ कर दें। देखो लॉरेंट जानते हो क्यों नहीं बताया था, क्योंकि लॉरेंट इससे भी बड़ा है। लॉरेंट रिंग पर काम करता है, उसमें 2 सर्किल बनेंगे, इसमें 1 है इसलिए पूरी प्रक्रिया, उसमें 2 बनेंगे इसलिए यही प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाएगी। नहीं, 2 से गुणा नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं भाई, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला एफजेड में तब्दील हो जाता है। क्यों तब्दील होता है, क्योंकि यहाँ पर n नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबके पास n इन्वॉल्व है और ये अंदर वाले सारे n को बैलेंस कर रहा है ये बाहर वाला समेशन। तो ये वाली जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी चल रही है ये सीधे इसी पर अप्लाई हो जाएगी और ये तब्दील हो जाएगा इमीडिएटली n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, फिर an गलत बात है, गलत बात है, nth डेरिवेटिव एट अ पॉइंट a अपॉन n फैक्टोरियल z माइनस a टू दी होल पावर n। नहीं समझे, समझ गए। इसी एक्सप्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, an से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये वाला आउटपुट हमको देखने को मिल जाता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए आगे, कोई समस्या। अब कुछ नहीं n की वैल्यू, हाँ an की, हाँ 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 लिख दें क्या, लिख दें, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ से हाँ ये बात सही है, शीतल अच्छे समझ जाएगी। n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी a n z माइनस a टू दी होल पावर n। आगे देखते हैं, यहाँ पर बताना होगा वेयर a n इक्वल्स टू क्या बनेगा, a n इक्वल्स टू क्या बनेगा, दिस अपॉन दिस। कोई समस्या नहीं, क्लियर हुआ, हो गया। ये है फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं शीतल आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। फटाफट इसको, कहां पर इन्फिनिटी, यहां पर n रहेगा, ये भी इन्फिनिटी के लिए नहीं, ये n के लिए चल रहा है और अभी सही है आगे, ठीक है ठीक है बढ़िया।
ठीक है, फटाफट इसको नोट करेंगे और फिर इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इसको रफ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसको रफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, प्रॉब्लम नंबर 19 का पार्ट 4th, एंड संदीप इज मच मोर डिसअपॉइंटेड रिगार्डिंग टू दिस प्रॉब्लम। ही इज कंप्लीटली कंफ्यूज टू नो हाउ टू लेट अ गिवन फंक्शन fz, किस तरह से फंक्शन fz को माने, एंड हाउ कैन वी अप्लाई दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला रिगार्डिंग टू द काउची इंटीग्रल फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, फॉर हायर डेरिवेटिव। बहुत सारे सवालों के जवाब संदीप के मन में हैं। संदीप आहिस्ता आहिस्ता पूछ रहे हैं, हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि हम सभी लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाए। मुझे सबसे पहले बताओ, मोरेरा थ्योरम, अखंड बाबू मोरेरा थ्योरम, हाँ मोरेरा थ्योरम क्या दी, बताइए। अखंड, यस अखंड, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया बात कही गई है। मोरेरा में और काउची में क्या अंतर होता है? दोनों अपोजिट होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। काउची थ्योरम क्या होती है? एफ डी जेड, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, कितना बढ़िया उन्होंने बात कही है कि इफ अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन अ सिंपल क्लोज कंटोर सी, देन हाँ इंटीग्रेशन इन अ क्लोज कंटोर सी एफ डी जेड इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही जवाब है, बढ़िया। अच्छा, फिर ये वाली जो थ्योरम है मोरेरा थ्योरम, ये तुमको क्या बताती है कि इफ अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस in a simple closed contour C and integration fz dz is equals to 0, then it is analytic, यानी fz is analytic। ठीक है, काउची इंटीग्रल फॉर्मूला कहां पर काम करता है? जहां पर पोल क्रिएट होने लगता है, पढ़ाए थे, बताए थे। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये जानना चाहते हैं, क्या ये करना चाहते हैं। ये कंटोर सी आया, यहां से आपको देखने को मिल रहा है साइन z टू दी होल पावर 6z माइनस पाई बाई 3 टू दी होल पावर 3 और साथ में dz। देखो ये क्वेश्चन मिला, देखो भैया सभी लोगों को ये क्वेश्चन मिला, पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 है अभी, ठीक है। देखो दिख रहा है सभी को, ठीक है। एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर ये वी नो हम लोग जानते हैं nth डेरिवेटिव फॉर ए क्या जनरेट हो जाता है? 2 पाई आई साथ में n फैक्टोरियल, यहां से एफ जेड अपॉन z माइनस ए टू दी होल पावर n प्लस 1 डी जेड। अब यार संदीप ये जो तुमको अप्लाई करना है, तुमको बस कंपेयर कराना है। क्या कराना है? कंपेयर कराना है। एफ ए की वैल्यू किससे जनरेट होती है? एफ ए की वैल्यू किससे जनरेट होगी? हमेशा एफ जेड से जनरेट होगी। एफ ए की वैल्यू किससे जनरेट होगी? हमेशा एफ जेड से जनरेट होगी, इस बात को याद रखोगे। अब ए, इस ए की वैल्यू कहां से जनरेट होगी? वो यहां से जनरेट होगी। अब दो चीज हमने बता दिया, कंपेयर कराओ तो अभी तुमको पता चलने लगेगा। साफ साफ लिख दिया जाए, पुटिंग ए की वैल्यू पाई बाई 6, एन की वैल्यू ये देखो, एन की वैल्यू 3 है, यानी n प्लस 1 किसके इक्वल हो जाता है? 3 के इक्वल हो जाता है। तो n की वैल्यू क्या मिल जाती है? 2 मिल जाती है, तो n 2 रख दिया है। और बाकी जो बच गया एफ जेड की जगह पर क्या बच रहा है? साइन टू दी पावर 6z। नहीं मेरी बात समझे, समझ गए? अब नहीं कर पाओगे, अब भी नहीं कर पाओगे? हाँ बोलो, कहाँ नहीं समझ आ रहा है? ओफ ओफ, तो इसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे। ये यहाँ पर जब n की वैल्यू भैया 2 रखोगे, भैया सिस्टम को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं, अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं यार। अनूप, तुम संदीप की कुछ मदद क्यों नहीं करते हो? अच्छा अच्छा, ऐसा भी है। ये कंटोर सी शायद वहां देखो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 दे रहा है। कंटोर सी देखो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 दे रहा है ना? अच्छा ये देखो हमने तुमको सीधे करके बता दिया, अगर पहले आप चेक करोगे सिस्टम कंटोर के अंदर है या नहीं है। मानी ये वाला जो पाई बाई 6 है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, 3.14 अपॉन 6। जैसे ही हमने डिवाइड कराया, तो अगर हम इसको डिवाइड कराएंगे तो 0.5 समथिंग या 4 समथिंग कुछ जाएगा। देखो अगर यहाँ पर ये होता 3 तो ये 0.5 जाता, ये वैल्यू कुछ बड़ी हो गई है 3.14, तो 0.5 समथिंग को चला जाएगा। नहीं मेरी बात समझे? क्लियर है? 52 भाई वाह क्या बात है। तो 0.52, ठीक है 0.52, ये 0.52 यूनिट सर्किल के अंदर होगा या बाहर होगा? अंदर होगा, मतलब ये बिल्कुल पोल का काम कर रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं, हाँ
की वैल्यू 180 भी होती है और 3.14 भी होती है। भैया 3.14 तो होती है, लेकिन यहाँ पर अगर तुम लोगे तो तुम एंगल से कैसे लोगे इसे? एंगल को कैसे लोगे? 30 डिग्री यहाँ नहीं लिया जाएगा, यहाँ डिग्री वो वाला, रेडियन वो वाला, डिग्री में नहीं कन्वर्ट करोगे, रेडियन रेडियन में ही रहेगा। और ये रेडियन में देखो लिया गया है 3.14। 180 डिग्री में जब यूनिट पूरा चेंज कर दोगे तब जो यूनिट सर्किल दिया जा रहा है वो किस में दिया जा रहा है? रेडियन में तो दिया जा रहा है, मॉड ऑफ दैट इक्वल्स टू 1। डिग्री में कहाँ है? तो सब कुछ एक ही यूनिट पर तो रखोगे। आगे बढ़ा जाए, ठीक है आगे बढ़े। अब यहाँ से जो हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है? क्या बना? एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास? अपॉन z माइनस पाई बाई 6 टू दी होल पावर 3 और dz। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, ये पाई आई इधर आ जाएगा घूम फिर करके, पाई आई और ये पाई बाई 6, यहाँ से मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 साइन टू दी पावर 6z, z माइनस पाई बाई 6 टू दी होल पावर 3 और dz। कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है इसको? इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है? 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। नहीं कर पाओगे? बोलो भाई संदीप। चलो संदीप दबो ये आवाज में कह रहे हैं कि सर प्लीज, तो समझने का प्रयास करते हैं। इसको जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे सभी लोग थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करेंगे। एफ डैश साइन की पावर कॉस जेड साइन की पावर 5z। एक काम करना है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना, ठीक है। और जब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दोगे फिर उसके बाद में z की जगह पर क्या रख देना? 5/6 रख देना। जो आएगा सॉल्व करने पर वही तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब ये तो कर ले जाओगे, ये भी बताएं आगे, ठीक है हो जाएगा। बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अभी समझ में आ रहा है किस तरीके से क्या अडॉप्ट करना है, ठीक है बढ़िया। अब जब तुम्हारे पास एफ जेड ही नहीं होगा तो तुम एफ ए कभी निकाल ही नहीं पाओगे। निकाल पाओगे? कभी नहीं निकाल पाओगे। देखो मुझे एक ठीक ठाक क्वेश्चन की जरूरत है, और क्योंकि हम लोग जो है टेलर, देखो जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो टेलर और क्या बोलते हैं लॉरेंट दोनों पर बेस्ड होंगे, ठीक है। एक बस ठीक ठाक कोई क्वेश्चन मुझे मिल जाए, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। एक क्वेश्चन मुझे मिल गया है, एक क्वेश्चन मुझे मिला। ये मेरी बुक से पेज नंबर 171। ये एफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन एक कोई और क्वेश्चन देखो यार, उसमें 2-3 पार्ट हो एक साथ, ये ठीक नहीं है। बस मिल गया मुझे मिल गया। ये पेज नंबर 148 पर आ जाओ। वो उसको हटा दो वहां से। हाँ उसमें है 1/z² माइनस 3z प्लस 2। 1/z² माइनस 3z प्लस 2। अच्छा चलिए, ये संदीप ने मुझे इजी नोट्स दे दिया। संदीप कह रहे हैं इजी नोट से पढ़ाइए संदीप कह रहे हैं इजी नोट से पढ़ाइए, ये कई बार पूछा गया प्रॉब्लम है। चलो इजी नोट से, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैं बताना चाह रहा था एक्चुअली, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था। 1/z² माइनस 3z प्लस 2, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/z² माइनस 3z प्लस 2। प्रॉब्लम नंबर है मेरी बुक से 6 में 3 पार्ट हैं ए बी सी। 6 में 3 पार्ट हैं ए बी सी, जिसमें याद आया सर्किल जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो सरकमफ्रेंस पर अगर 1 है तो क्या होगा आउटपुट, उसी के ठीक ऊपर वाला है। देखो दिखा, ठीक है। देखो इनकी बुक से पहले ये क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ये इजी नोट से ले लेते हैं। संदीप जी जान से लगे हुए हैं। ये है z माइनस 2 z प्लस 2 होल अपॉन z प्लस 1 z प्लस 4। कोई समस्या यहाँ तक? समझने का प्रयास करेंगे जरा। यहाँ तक कोई समस्या है? z ठीक है यहाँ तक? ठीक है। सबसे पहले तो जरा ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1 अगर हम सीधे मल्टीप्लाई करा देते तो मुझे लगता है z², ये z माइनस 2 z प्लस 2 है, तो ये सीधे z² माइनस 4 बना रहा है, z² प्लस 5z प्लस 4 बना रहा है। आप जानते हैं कि जब भी न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है तो हमें क्या करना होता है? डिवाइड कराना होता है। माने हमको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना चाहिए? डिवाइड करा देना चाहिए। बोलो कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? z² माइनस 4 कितने टाइम्स में चला जाता है? 1 टाइम्स में चला जाता है। जैसे ही ये माइनस के ये कैंसिल हो जाता है, माइनस का 5z माइनस का 8, बोलो बनता है या नहीं बनता है?
क्या अब ये डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में लिखा गया है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब ये जो है इसको वापस से यही लिख रहे हैं z+1 और z+4। ठीक है, कोई समस्या? इसको इंटीग्रेट नहीं करना है। उस क्वेश्चन के ऊपर और नीचे जब देखोगे तो एक वाले में तुमको इंटीग्रेशन दिख रहा होगा, इसमें इंटीग्रल साइन नहीं लगा हुआ, इसको टेलर एक्सपेंशन इसको देना है। ठीक है, जरा ध्यान देते हैं भैया। ये हमारे पास fz रहा, क्या रहा? fz। ये वाला जो पोर्शन है इसको डिस्कस करेंगे, केवल इतने को। लेट अस डिस्कस। आपको क्या करना होगा, अगर डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म पर दिखे तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देना। कौन सा फ्रैक्शन? पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करते हैं, अगर लीनियर फैक्टर होता है तो कांस्टेंट, अगर लीनियर फैक्टर होता है तो कांस्टेंट। वापस से मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, डिग्री 1 की जो इक्वेशन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, डिग्री 2 के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिग्री 3 के लिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। याद रखना पार्शियल फ्रैक्शन कहां पर अप्लाई होता है? जहां पर डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म पर होता है। कहां अप्लाई होता है? जहां डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म पर होता है। जैसे कि हमने ये लिख दिया 1/z³ प्लस 1, क्या इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म पर है ही नहीं, है कहीं। लेकिन हाँ, इनकी बात में बहुत दम है भाई, कीर्ति की बात में बहुत दम है। ये कहना चाहती है इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे। हाँ, अब सही है, अब लग जाएगा। अब क्यों लग जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर किस पर आ चुका है? फैक्टर फॉर्म पर आ चुका है। डिनोमिनेटर में जो जब फैक्टर करते हैं तो ये वाला पोर्शन देखना, अगर ये लीनियर पर है, अगर ये लीनियर होगा तो इसके ऊपर वाला न्यूमरेटर पर जाएगा। अगर डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक पर है तो इसके ठीक ऊपर वाला लीनियर पर चला जाएगा। अगर डिनोमिनेटर क्यूबिक पर है तो न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक पर जाएगा। हमेशा 1 डिग्री का वेरिएशन होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? जैसे यहां पर देखो, अगर मान लेते हैं इसका फैक्टर कर रहे होते तो ये वाला तो a/z+1 जाता, लेकिन ये वाला किस में तब्दील हो जाता? bz+c में। नहीं, मेरी बात समझे? अभी भी नहीं समझे? कुछ क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। ये सब ऐसे पुरानी चर्चा थी, पुरानी यादें कुछ ताजा हो चुकी हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। यहां से बस थोड़ा सा बचा हुआ है, और ये इसके जरा फैक्टर करो, इसमें a और b की वैल्यू जनरेट करो। सीधे लिख रहे हैं, a की वैल्यू जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर को 0 कर देते हैं। z की वैल्यू क्या मिल जाती है? -1। जैसे हमने -1 पुट किया, प्लस का 3 बना देता है। यहां से -5 प्लस का 3, a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। और यहां से जरा b की वैल्यू निकालो, z की वैल्यू -4 -3 -12 प्लस 3, क्या मिल जाता है? +3। हंसो नहीं भैया, ये हमको बताओ ये सही है कि नहीं है? 4 आएगा। 5 चौके 20 में से 8 गए तो 4 तिहाई 12, 4 है। चलिए बढ़िया। देखिए मैं कह रहा था कि हंसो नहीं, सही है। अब सही है, बढ़िया। सारी वैल्यूज को यहां से उठाओगे, किसका रिजल्ट है? इसका रिजल्ट है। इन सबको उठा करके इसी जगह पर प्लेस करोगे इन 1। ये ले लिया इक्वेशन 1। क्या बन रहा है? 5z + 8/z+1 और z+4। जैसे हमने एक्सप्रेशन के अंदर रखा है, fz हमको क्या देखने को मिलता है? 1 - 1/1 + z प्लस का 4/z+4। देखो यार, ये है तुम्हारी इक्वेशन 2 और यही तुम्हारे लिए काम की इक्वेशन होगी। अब तुम देखना केसेस तुमको क्या दिए जा रहे हैं। जैसे केस नंबर 1 इसमें डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है mod of z is less than 1। ध्यान देना इस जगह से, mod of z is less than 1, केस नंबर 1। देखो प्रूवमेंट हम लोग पूरा पढ़ करके आए, और उस प्रूवमेंट में तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि जो हमने बनाया था r/r, ये रेशियो किससे छोटा होगा? 1 से छोटा होगा। नियरली 0 होगा परंतु 1 से छोटा होगा। ये जो लेस देन 1 वाली थ्योरी है, ये हम लोग पावर सीरीज के अंदर सीख करके आए थे। याद आया? पावर सीरीज, जिसमें लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट होता था। माने सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? जब लेस देन 1 होगा। इसलिए तुम याद रखो कि तुमको एक्सप्रेशन कुछ भी दिया जाए, तुमको हमेशा रिजल्ट को किससे छोटा रखना है? 1 से छोटा रखना है। यहाँ पर ऑलरेडी 1 से छोटा दे दिया गया है, यानी z के अपॉन में क्या चल रहा है? 1 चल रहा है। z के अपॉन में क्या चल रहा है? 1 चल रहा है। इसलिए सभी एक्सप्रेशन में z के अपॉन में क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। नहीं, मेरी बात समझे? समझ गए? तो जरा ध्यान देंगे, ये जो fz है इस केस के लिए 1 माइनस ये वाला बदलेगा 1/1 + z माइनस का, यहां से हमने क्या किया? 4 को कॉमन कर लिया। क्या कॉमन कर लिया? 4 को कर लिया कॉमन। जैसे ही 4 को कॉमन किया तो क्या बना देता है? z + 4 + 1। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहां से 1 - 1 + z टू दी होल पावर -1, और ये 1 + z/4 टू दी होल पावर -1। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा?
ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको वापस से उसी सीरीज से ओपन करो जो कई बार तुमको याद करा चुके हैं। 1 प्लस डी टू दी होल पावर -1 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब एंड सो ऑन। कोई समस्या? अगर इसको समेशन फॉर्म पर कन्वर्ट करते हैं तो समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी बना देता है, -1 टू दी पावर n बना देता है और साथ में z d टू दी पावर n बना देता है। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर n z टू दी पावर n। बोलो लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? तो मुझे लगता है फिर शायद माइनस साइन के साथ में n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर n z अपॉन 4 टू दी पावर n। बोलो बनता है या नहीं बनता है? ठीक है, नहीं समझे? अब बोलो कृतिका, कहाँ नहीं समझे? बताओ श्वेता। हाँ कीर्ति, बन गया। ठीक है, तो ये देखो आउटपुट जो है ये देखो तुमको देखने को मिल रहा है और फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पता नहीं क्या है, कहाँ नहीं है। ये बुक में, ये देखो, ये जो बुक में, ये इजी नोट्स में जो सॉल्व किया गया गलत सॉल्व किया गया, क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा, बुक में मिलेगा। ये इजी नोट्स में गलत सॉल्व है, तो ये क्या लगाते रहते हो यार, आगे बढ़ा जाए। वो इजी नोट्स में नहीं देखना, वो गड़बड़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। केस नंबर सेकंड इसी का केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में देखो क्या बात कही जा रही है। केस नंबर सेकंड में क्या, हाँ बोलो क्या हो गया, विंटर वेकेशन। केस नंबर सेकंड में देखो ये बात कही जा रही है, कहा जा रहा है मॉड ऑफ z, हाँ इक्वल नहीं होना चाहिए ये यार, देखना जरा इसे कैसे। इस एक्सप्रेशन के पास कितनी कंडीशंस इन्वॉल्व हैं? 2 कंडीशंस इन्वॉल्व हैं। पहली कंडीशन ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान देना जरा, पहली कंडीशन ब्रेक कर रहे हैं तो ये बदलेगा 1। बोलो बदलेगा या नहीं बदलेगा? अब हमने तुमसे कहा कि जो एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा। तो ये तभी हो पाएगा जब z को अपॉन में लाओगे। जबकि ये वाला एक्सप्रेशन देखो भैया, हमने क्या कहा, एक्सप्रेशन किससे छोटा होना चाहिए, तो फिर क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो अभी हम लोग ये एक्सप्रेशन ले रहे हैं यूजिंग 2, इस 2 को जब भी तुम एक्सपेंड करोगे तो इसका एक्सपेंशन इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा, इस बात को हमेशा याद रखना। यानी ये 1 अपनी जगह पर रहेगा, ध्यान देना इसी jgह पर। यहां पर जब हम आते हैं 1 प्लस z, अब इस पिछली बार वाले में देखो 1 हमने कॉमन किया था, इस बार वाले में हमें क्या कॉमन करना है, z कॉमन करना है कि 1 कॉमन करना है? नहीं, इसमें z कॉमन करोगे तभी तो 1 अपॉन z में बदलेगा। तो हमने जैसे यहां से z को कॉमन किया तो ये बदल गया 1 प्लस 1 अपॉन z। और इस एक्सप्रेशन में बोलो, इस एक्सप्रेशन में किसमें बदलेगा? ये क्या चल रहा है, प्लस माइनस, ये शायद दोनों माइनस होंगे, ये 2 वैल्यूज रखेंगे, अरे ये माइनस साइन अंदर रन करेगा ना, तो ये प्लस है तो दोनों माइनस में तब्दील हो जाएगा। वहां देखो एकदम सही है, अजीब ही दिमाग चल रहा है। आगे बढ़ा जाए, यहां से किसको कॉमन करेंगे, 4 को कॉमन करेंगे, तभी तो z अपॉन 4 बदलेगा। तो 1 प्लस z अपॉन 4। इसके बाद में क्या करना है, इसको जैसे अभी बताया था उसी तरह से सिंप्लीफाई कर देना है। एक्सपेंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अब इसी एक्सप्रेशन में एक तीसरा केस देखो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तीसरा केस इसी में देखो देखने को मिल रहा है। तीसरा केस है मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1। इधर देखो जरा, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 4। ये वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हमें क्या करना है, z से डिवाइड करा देंगे। तो जैसे ही z से डिवाइड कराओगे तो ये देखो कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन 1। कुल मिलाकर के अभी जो आज की थ्योरम हम लोगों ने प्रूफ सीखा उसमें ये सीखा कि जो रिजल्ट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, मतलब 1 से छोटा, मतलब तभी सीरीज कन्वर्जेंट हो पाएगी। और इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे 4/z अब देखो बना रहा है, तो 4/z अगर 1 से छोटा है तो फिर 1/z भी किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। तो इसमें भी क्या कॉमन करोगे, z, इसमें भी क्या कॉमन करोगे, z। मेरी बात समझ गए? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बेहतर तरीके से पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।